Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. जहाँ इस सरकार को बदलना चाहते हैं वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी जो है वो भी बीजेपी को दोबारा फिर से कैसे जीते इसके लिए भाजपा के हाथों खेल रहा है। आज देखना कांग्रेस का जो उम्मीदवार आएगा वो लोगों की पसंद नहीं होगा। वो ऐसा डमी उम्मीदवार लाएंगे ये जिससे सीधा एकदम से क्लियर मैसेज आएगा कि खट्टर तो चुनाव जीत गया। एक पांथ लगाने से कोई गेहूं नहीं काटी जाती। गेहूं जो काटते हैं उनसे पूछो कितना मुश्किल काम है, कितना हार्ड काम है। इसी से करनाल में जाकर के पूछ लेना कांग्रेस का उम्मीदवार आने के बाद कि इसकी जमानत बच जाएगी क्या। उसकी जमानत भी नहीं बचेगी जिसको ये खड़ा करना चाहते हैं। तो इसका मतलब तुम किसको जिता। आज हमारी मतलब जो स्थिति है वो सबसे बेहतर स्थिति है इस प्रदेश के अंदर। हम मैक्सिमम सीट जीतने का काम करेंगे। मतलब मेरे सामने लड़ने वाले जो लोग हैं वो तो एक तो 10 वर्ष बाद आया, वो तो छोड़ गया था यहाँ से। नवीन पे जो आपका मुकाबला है, सुशील गुप्ता साहब, नवीन जिंदल साहब और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। इन्हें कितने मजबूत मानते हैं आप? पहली बार किसी सिख चेहरे को दावेदारी इनेलो ने दी है। अब ये क्या प्लान रहा, क्या सोचा? और हिसार में हम देख रहे हैं कि चौटाला परिवार के 3 लोग एक ही सीट पर मुकाबले में है सर, तो इसे कितनी मजबूती मानते हैं वहाँ पर इनेलो की? मराठा वीरेंद्र वर्मा अगर यहाँ करनाल से दावेदार होते हैं तो आप उन्हें सहायता करेंगे या फिर आप उन्हें अपना समर्थन देंगे? और अगर मनोहर लाल खट्टर मान लें कि अगर वो जीत जाते हैं तो इससे हम पॉलिटिकल तरीके से क्या संदेश मानेंगे? राजनीति के अलावा भी आपकी कहीं कोई दिलचस्पी रही, जैसे सिनेमा में, साहित्य में, खेलों में रही, स्पोर्ट्स में? ठीक है, करनाल से चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस की टिकट पर संजय दत्त साहब। हालांकि उन्होंने बाद में नकार दिया। आपकी उनके साथ अच्छी मित्रता है उनके साथ, जरा साझा संजय करें। चुनाव लड़ता तो मैं उसका नॉमिनेशन फाइल करवाने जाता। दूसरी पार्टी से भी लड़ते चाहे? हाँ, किसी से लड़ता चाहे। कॉलेज की पढ़ाई खत्म करके आकर के मैंने खेती शुरू करी थी। मुझे चापलूस लोग पसंद नहीं, मुझे काम करने वाले लोग अच्छे लगते हैं। राम राम, नमस्कार। हरियाणा तक देख रहे हैं आप और सोनिया मेरा नाम है। इस वक्त मैं हूं अभय चौटाला साहब के साथ। कुरुक्षेत्र के अंतर्गत जितने भी गांव हैं उनमें वो दौरे कर रहे हैं, लोगों से उनकी समस्याएं जान रहे हैं, अपने प्लान्स जो हैं वो लोगों के बीच में साझा कर रहे हैं। अब चौटाला साहब, लोगों के बीच में आप जा रहे हैं, किस तरीके का रुझान आप देख रहे हैं और किस प्लान के साथ आप अब की बार चुनावी मैदान में उतरे हैं? 10 साल से लोग बहुत परेशान हैं और इस 10 साल में इस भाजपा की सरकार ने बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ वायदे करे, पूरा एक भी नहीं किया। आज लोग, खास करके हरियाणा का आदमी जो है, इस सरकार को बदलना चाहता है। और जहाँ इस सरकार को बदलना चाहते हैं वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी जो है वो भी बीजेपी को दोबारा फिर से कैसे जीते इसके लिए भाजपा के हाथों खेल रहा है। आज मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। मैंने कांग्रेस के लोगों को कहा कि अगर आपकी नीयत साफ है, अगर आप बीजेपी को सत्ता से बाहर करना चाहते हो तो फिर मनोहर लाल खट्टर के सामने आपको अच्छा उम्मीदवार उतारना चाहिए और ऐसा उम्मीदवार उतारो जो इसको हरा सके। आप कहते हो कि मैं वोट काटने के लिए आया हूँ। मैं वोट काटने के लिए नहीं, मेरी बहुत पुरानी पार्टी है, लेकिन मैं बीजेपी को हराने के लिए सैक्रिफाइस भी कर सकता हूँ। मैंने कहा कि अगर अच्छा कैंडिडेट लाओगे तो मैं कैंडिडेट उतारूंगा नहीं, मैं मदद कर दूंगा तुम्हारी। लेकिन ये नहीं है कि तुम डम्मी उतारो और सिर्फ कैसे खट्टर जीत करके जाए लोकसभा में, ऐसा प्लान करो तो फिर मुझे सोचना पड़ेगा। आप देखना कांग्रेस का जो उम्मीदवार आएगा वो लोगों की पसंद नहीं होगा। वो ऐसा डमी उम्मीदवार लाएंगे ये जिससे सीधा एकदम से क्लियर मैसेज आएगा कि खट्टर तो चुनाव जीत गया। तो कोई ऐसा मैसेज अगर कोई जाए किसी पार्टी का तो उस पार्टी का ग्राफ बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता है?
जो कहते थे हम 10 की 10 जीतने में सक्षम है, ये लोकसभा छोड़ के भाग गए कि नहीं कुरुक्षेत्र। मेरे सामने जो कुरुक्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, दोनों बहुत पैसे वाले लोग हैं और दोनों के पास कोई कमी नहीं है किसी भी चीज़ की। एक तो हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर में चलने वाला व्यक्ति है, लैंड क्रूजर और रोल्स रॉयस जैसी गाड़ियों में चलने वाला है। कमाल की बात है किस तरह से नौटंकी करते हैं ये लोग। कल परसों एक वीडियो आया, बोरी कंधे पर रख रखी गेहूं की और उसको ट्रक में लाद रहा, जैसे मंडियों के अंदर पल्लेदार जो काम करते हैं वो काम को कर रहा था। ये नवीन जिंदल साहब की वीडियो देखी। हाँ, ये मतलब कितना ड्रामा है। आप क्या दिखाना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो? आप कभी खेत में गए नहीं, आपको पता नहीं किसान की हालत कैसी होती है, क्यों नौटंकी कर रहे हो? जो हो वो बताओ कि हम तो ये हैं, वो बताने की बजाय नौटंकी करके वोट हासिल करना चाहते हैं। एक दूसरा जो है वो गेहूं काट रहा है खेत में, कोई एक पांथ लगाने से कोई गेहूं नहीं काटी जाती। गेहूं जो काटते हैं उनसे पूछो कितना मुश्किल काम है, कितना हार्ड काम है। ये कोई आसान चीज़ नहीं है, ये सिर्फ नौटंकी है। इस नौटंकी से कुछ होने वाला नहीं है। किसान हर हालत में, जो किसान वर्ग के लोग हैं वो मुझे बहुत भारी बहुमत से जिताने का काम करेंगे। ये बातचीत जारी रखेंगे क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि चौटाला साहब यहाँ गांव-गांव के दौरे कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए लोग नज़र आ रहे हैं, चौटाला साहब लोगों के बीच में जा रहे हैं। तो इस बातचीत को जारी रखेंगे। तो वहाँ पर आपने देखा कि लोग अपनी समस्याएं बता रहे थे, गिना रहे थे क्षेत्र में क्या कुछ हाल चाल है, वो क्या महसूस कर रहे हैं। अब आगे सवालों की जो श्रृंखला है उसे आगे बढ़ाते हैं, बातचीत फिर से शुरू करते हैं अभय चौटाला साहब से। अब सर यहाँ पर आप जिक्र कर रहे थे करनाल सीट पर सीएम जो पूर्व के जो सीएम रहे मनोहर लाल खट्टर के सामने जो भूपेंद्र हुड्डा हैं कि वो किस तरह के कैंडिडेट उतारेंगे या किस तरह के कैंडिडेट चाहते हैं। तो जो ये परिदृश्य हो रहा है फिलहाल राजनीति का, तो उसमें तो फिर हम ये माने कि बहुत घालमेल टाइप की चीज़ें हुई हैं या हो रही हैं। ये पूर्ण रूप से पिछले 10 साल से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है लगातार भाजपा की मदद में लगा हुआ है। आप देखो, सुभाष चंद्रा को राज्यसभा में भेजने वाला भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। उसके बेटे के सामने भाजपा ने कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। उससे साफ जाहिर होता है कि वो उसके साथ मिलकर के बीजेपी उसकी मदद करके उसको राज्यसभा में भेजने का काम करती है। आज तो स्थिति अनक्लियर हो गई। राजकुमार सैनी वाला इशू ले लें आप, जिसने पूरा हरियाणा जलाने का काम किया, भाईचारा तोड़ने का काम किया, जिसने 35 और 36 जात के नारे दिए, उस व्यक्ति को बुला करके कांग्रेस के दफ्तर में समर्थन लिया। तो इसका मतलब आप मिले हुए थे ऐसे लोगों के साथ भी जो हरियाणा को तबाह करने में लगे हुए थे। अब जो मैं कह रहा हूँ आपसे कि करनाल में डमी कैंडिडेट आएगा, आप देखना। जो मैं आपसे कह रहा हूँ उसमें अगर रत्ती भर भी कोई फर्क आपको मिल जाए तो फिर आप ये कह सकती हो कि मैं गलत आरोप लगा रहा हूँ। और अगर मैं जो कह रहा हूँ आप किसी से करनाल में जा कर के पूछ लेना कांग्रेस का उम्मीदवार आने के बाद कि इसकी जमानत बच जाएगी क्या, उसकी जमानत भी नहीं बचेगी जिसको ये खड़ा करना चाहते हैं। तो इसका मतलब तुम किसको जिताना चाहते हो? कहाँ कहते हो हम सक्षम है 10 की 10 जीतने में? तुम कैंडिडेट ऐसे खड़े कर रहे हो जिनकी जमानत ही नहीं बचेगी। तो इसका मतलब आप तो भाजपा को ही फिर से सत्ता में लेना चाहते हो, भाजपा को सत्ता में देखना चाहते हो। तो ये तो मिलजुल करके दोनों पार्टियां आज रीजनल पार्टी को ख़त्म करना चाहती है। और रीजनल पार्टी जिस जिस स्टेट के अंदर आज ताकत में है या जहां वजूद रखती है, वहां मान के चलो लोगों के साथ ये फिर नेशनल पार्टियां मनमर्जी नहीं कर सकती। और आज सबसे बड़ा डर इनको अगर किसी से है तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से ही है। आज हमारी मतलब जो स्थिति है वो सबसे बेहतर स्थिति है इस प्रदेश के अंदर।
हम मैक्सिमम सीट जीतने का काम करेंगे। में साल 2004 के बाद साल 2024 में अब आप इलेक्शन लड़ रहे हैं। इतने वर्ष के बाद हम आपको देख रहे हैं। कैंडिडेट भी हम माने कि नवीन जिंदल साहब थे उस समय और आप थे, अब भी वही वाली परिस्थिति है। अब अभी किस तरह का समीकरण देख रहे हैं या किस तरह का देख रहे हैं आप पूरा आकलन? मैं ना जब से मैंने चुनाव लड़ा उसके बाद मैंने संगठन में काम किया है, पार्टी में, और पिछले 10 साल से मेरी बड़ी जिम्मेदारी रही है। मैं कोई यहाँ के लोगों के लिए नया नहीं हूँ। मैंने अपने पार्टी के संगठन के लिए यहाँ पे लगातार लोगों के बीच में संपर्क में रहा हूँ। कभी कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, कभी स्टेट की बैठक हुई, कभी डिस्ट्रिक्ट की बैठक हुई, कभी सुख दुख हुए। हर वक्त मैं अपने लोगों के बीच में रहा हूँ। मतलब मेरे सामने लड़ने वाले जो लोग हैं वो तो एक तो 10 वर्ष बाद आया, वो तो छोड़ गया था यहाँ से नवीन जिंदल। तो वो तो ये कह गया था कि मैं तो राजनीति करूँगा ही नहीं, अब 10 साल बाद आया। और दूसरा जो वो तो बिल्कुल ही नया है, उसने तो कभी यहाँ आकर के देखा ही नहीं, कभी यहाँ के लोगों से मिला नहीं, जानता नहीं, गांव के नाम पता नहीं। वो तो आम आदमी पार्टी का इनका आपस में समझौता हुआ, आम आदमी खाते में डाल करके उसको बाहर से यहाँ भेज दिया। उनके पास भी यहाँ कोई उम्मीदवार नहीं था। तो आज की डेट में लोगों में एक विश्वास है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रति, मेरे प्रति। सर एक सवाल ये भी, क्या लोकसभा चुनाव हम माने के शहरों का चुनाव है, देहात के मुद्दे इस चुनाव में कोई प्रभाव नहीं डालते, या फिर हम ये कहें जैसे पिछली बार हमने देखा कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट मांगे गए, अब तो क्या हम ये माने कि ये देहात का चुनाव नहीं होता, देहात के चुनाव विधानसभा चुनाव होते हैं? नहीं। मतदाता तो इस लोकसभा के चुनाव में भी सबसे ज्यादा बड़ी संख्या जो है गांव के मतदाता की है। और यहाँ लोग डिसाइड फैक्टर जो है गांव का ही वोटर है, वो तय करता है सारा का सारा। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है, जो खेती करने वाला व्यक्ति है, जो गांव में रहता है, जिसको केवल चुनाव के समय में याद किया जाता है, इस भाजपा ने तो अपने मैनिफेस्टो में भी किसान का अब की बार कहीं जिक्र नहीं किया, एमएसपी का कहीं जिक्र नहीं है। किसान को किस तरह की सुविधाएं देंगे इसके बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं किया अपने मैनिफेस्टो में। महिलाओं के लिए क्या विजन है उसका कुछ नहीं कहा। मतलब अब की बार भी इस तरह का मैनिफेस्टो दिया है जिससे बहुत किसान की गांव की दूरी बना रखी है। ये लोग किसान को कमजोर करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, उसको गरीबी रेखा के नीचे लाना चाहते हैं। इसीलिए किसान को उसकी फसल के दाम नहीं मिलते, आज परेशान है। किसान ही इनको सबक देगा। हम 75% हैं खेती करने वाले लोग, और जब वो ये बात समझ जाएगा तो भाजपा सत्ता से बाहर हो जाएगी। अब यहाँ पे जो आपका मुकाबला है, सुशील गुप्ता साहब, नवीन जिंदल साहब, और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं, इन्हें कितने मजबूत मानते हैं आप? देखो, यहाँ मतदाता के एक बात समझ में आ रखी है, मेरे सामने लड़ने वाले दोनों जो है बड़े पूंजीपति हैं, बड़े कॉरपोरेट घराने के लोग हैं, जो हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर में चलने वाले लोग हैं, जो बहुत पहले इन लोगों को छोड़ करके चले गए थे। यहाँ का मतदाता, चाहे वो गांव का है चाहे वो शहर का है, इनको किसी कीमत पे अब की बार मुंह नहीं लगाएगा। लोगों ने मेरा जो 5 वर्ष जो मैंने विधानसभा में जो भूमिका निभाई है, जो लड़ाई मैंने हरियाणा प्रदेश के लोगों की लड़ी है, लोग उसको ध्यान में रखेंगे और मुझे बहुत बड़े मार्जिन के साथ जिता करके भेजेंगे। खास करके ऐसे वोटर्स बहुत हैं अब की बार जो कहीं सामने नहीं आ रहे, लेकिन जब वोट डालने का समय आएगा तो बहुत मजबूती के साथ मेरे पक्ष में वोट डाल करके आएंगे। 3 सीटों पर आपने उम्मीदवार उतारे हैं, और एक जो खास बात है वो ये है कि अंबाला में पहली बार किसी
सिख चेहरे को दावेदारी इनेलो ने दी है। अब ये क्या प्लान रहा, क्या सोचा? बात एक सिख चेहरे की नहीं है। हरियाणा प्रदेश में सिखों की पॉपुलेशन जो है वो अच्छी खासी है। बीजेपी ने और कांग्रेस ने दोनों ने सिख मतदाताओं से दूरी बनाई है। हमारा सिखों के साथ हमेशा सहचार रहा है और सिख हमारा हमेशा मतदाता रहा है। इसलिए हमने ये तय किया था कि एक सिख उतारेंगे, चाहे वो जनरल की सीट पे उतारा जाए और चाहे रिजर्व सीट पे उतारा जाए। तो फिर ये जो अम्बाड़ा सीट है इस पे भी 6 लाख मतदाता जो है सिख है। तो फिर हमने ये तय किया कि यहीं से ही सिख चेहरा उतारेंगे और हम सिखों को बराबर का अधिकार देंगे हमारे। और हिसार में हम देख रहे हैं कि चौटाला परिवार के 3 लोग एक ही सीट पर मुकाबले में है सर, तो इसे कितनी मजबूती मानते हैं वहां पर इनेलो की? ये जो 2 चेहरे आए हमारे परिवार के, ये दोनों बाद में आए। हमने तो बहुत पहले से सुनैना का नाम तय कर दिया था। अब ये क्यों चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ पे, ये वहाँ का मतदाता तय करेगा। मतदाता क्या फैसला ले, वहाँ का मतदाता जो है वो किसान आंदोलन में बहुत सक्रिय रहा है और मुझे बहुत भरोसा है उन लोगों के ऊपर कि वो अब की बार इनको भाजपा वालों को भी और जसपा वालों को भी और कांग्रेस वालों को भी इसलिए सबक सिखाएगा कि इन तीनों ने बहुत दूरी बना करके रखी किसान आंदोलन से। इन तीनों ने किसानों को परेशान करने का काम किया। तो अब मौका है, अब सबक देंगे, बदला लेंगे लोग। एक और खबर आई कि मराठा वीरेंद्र वर्मा अगर यहाँ करनाल से दावेदार होते हैं तो आप उन्हें सहायता करेंगे या फिर आप उन्हें अपना समर्थन देंगे? अगर वो चुनाव लड़ेंगे और अगर उन्होंने मेरे से समर्थन मांगा तो मैं जरूर उनको समर्थन दूंगा। मैं हर हालत में चाहता हूं कि मनोहर लाल खट्टर के सामने मजबूत चेहरा चुनाव लड़े। वो एक मजबूत चेहरा है। और अगर मनोहर लाल खट्टर मान लें कि अगर वो जीत जाते हैं तो इसे हम पॉलिटिकल तरीके से क्या संदेश मानेंगे? अगर मनोहर लाल खट्टर चुनाव जीतता है तो इसका मतलब कांग्रेस और भाजपा आपस में मिले हुए हैं। फिर तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा भारतीय जनता पार्टी की मदद में लगा हुआ है। हम देख रहे हैं कि आप जो 2 दावेदार हैं यहाँ कुरुक्षेत्र सीट पर, उनसे पहले चुनावी मैदान में उतरे, लोगों के बीच में जा रहे हैं। अब भी मैं देख रही हूँ कि शायद तकरीबन ये शाम का समय है, अब भी आप लोगों के बीच में ही हैं। तो एक तरह से आपने पूरा कई दिन पहले ही मन बना लिया था कि कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ना है। मैंने नहीं मन बनाया था, ये हमारे कार्यकर्ताओं का फैसला था। सारे कार्यकर्ताओं ने बैठ करके ये तय किया था कि आपको यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए। जो पार्टी का आदेश होता है, कार्यकर्ताओं का फैसला होता है, वो मान्य होता है। अगर कोई कार्यकर्ता पार्टी का सही मायने में है तो फिर उसको पार्टी के फैसले को स्वीकार करना ही पड़ेगा। सर एक सवाल और, ओपी चौटाला साहब वो भी आएंगे क्या इस उम्र में लोगों के बीच में? हालांकि लोग उनको सुनना चाहते हैं, हमेशा देखना चाहते हैं, एक अलग ही उत्सुकता होती है उनको देखने की। वो अभी तो अस्वस्थ हैं, अभी तो वो कल ही हॉस्पिटल से घर आए हैं आज। जैसे ठीक होंगे जरूर आएंगे जी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक और जनसभा के बीच अभय चौटाला साहब जा रहे हैं। इस बातचीत को ऐसे ही जारी रखते हैं और इस जनसभा के बाद फिर से नए सवालों से आपको मुखातिब कराते हैं। चौटाला साहब देख रहे हैं कि इस समय आपकी व्यस्तता बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके इतर भी राजनीति से अलग जैसे बहुत सारे पारिवारिक काम होंगे या बहुत सारी आपकी रुचियां होंगी, क्या आप इन दौरान उन्हें समय दे पाते हैं? ऐसा है, बीच में शादियां भी आती हैं, बीच में कोई पारिवारिक फंक्शन भी आ जाते हैं, लेकिन उसके लिए मैंने अलग से ड्यूटी लगा रखी है।
कहीं कर्ण चला जाता है, कहीं अर्जुन चला जाता है, कहीं बहुत ज़रूरी है तो मैं भी समय निकाल करके जाता हूँ, मेरी वाइफ भी जाती है, एडजस्ट कर लेते हैं इन सब चीज़ों को। एक आदत बनी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मैं हर जिम्मेवारी को ठीक से निभाना जानता हूँ, मैं अपनी जिम्मेवारी निभा लेता हूँ। राजनीति के अलावा भी आपकी कहीं कोई दिलचस्पी रही, जैसे सिनेमा में, साहित्य में? खेलों में रही, स्पोर्ट्स में। स्पोर्ट्स में मैंने खुद भी एक स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, वॉलीबॉल खेलता रहा, 10 वर्ष तक नेशनल खेली। उसके बाद बॉक्सिंग फेडरेशन का प्रेसिडेंट रहा, इंडियन ओलंपिक का प्रेसिडेंट रहा, और आज भी खेलों में मेरी रुचि है। हमने हरियाणा में खेलों को बहुत बढ़ावा दिया। 2000 से 2005 में जब हमारी गवर्नमेंट थी, हमने एक स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई जिसको पूरे देश में लागू किया गया। हमारी पॉलिसी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया, अलग अलग स्टेटों ने अडॉप्ट किया। आज जो खिलाड़ियों को नगद पैसा मिलता है, उसकी शुरुआत चौटाला साहब की देन है। हमने उस वक़्त 2000 में 1 करोड़ रुपए की घोषणा चौटाला साहब ने करी थी कि जो गोल्ड मेडल ओलंपिक में जीतेगा हम उसको 1 करोड़ रुपया नगद पुरस्कार देंगे। ये बहुत बड़ी बात थी। उससे पहले खिलाड़ियों को कोई लाख रुपया भी नहीं देता था। उन्होंने एकदम से 1 करोड़ की घोषणा करी थी और सबसे पहले कर्नल मल्लेश्वरी को 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दे करके हमने सम्मानित किया, जो ब्रॉन्ज मेडल जीत करके आई थी ओलंपिक में। वहीं से ये रिवायत पड़ी। अब तो खिलाड़ियों के पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन शुरुआत हमारी है। खिलाड़ी भी अब पार्टी ज्वाइन करने पर हम देख रहे हैं कि एक अच्छी खासी फहरिस्त हो गई है खिलाड़ियों की भी। सर देखो, हमारे खिलाड़ियों को हमारी पार्टी पे एक विश्वास और भरोसा है। हमने खिलाड़ियों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। हमने उसमें कहीं कोई राजनीति नहीं करने दी किसी को। जो खिलाड़ी है वो आपके प्रदेश का, आपके देश का अभिमान है। आपको उसका सम्मान करना चाहिए। आज भाजपा जो है खिलाड़ियों के साथ भेदभाव करती है। कांग्रेस के समय में खिलाड़ियों के साथ भेदभाव हुआ लेकिन हमने नहीं किया। सर, एक बीच में अपडेट आई थी कि करनाल से चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस की टिकट पर संजय दत्त साहब। हालांकि उन्होंने बाद में नकार दिया। आपकी उनके साथ अच्छी मित्रता है उनके साथ, जरा साझा करें। चुनाव लड़ता तो मैं उसका नॉमिनेशन फाइल करवाने जाता। दूसरी पार्टी से भी लड़ते चाहे, किसी से लड़ता चाहे। वो सिर्फ अभिनेता नहीं है, वो बहुत स्पष्ट आदमी है, दिल का बहुत साफ है। दिल में मैल नहीं है उसके, पेट में पाप नहीं है उसके। जैसा दिखता है वैसा ही है, कोई फर्क नहीं है। मैं उसका बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ। अगर वो चुनाव लड़ता, अगर वो आगे भी चुनाव कहीं से लड़ेगा तो मैं उसके साथ जाकर के खड़ा हूँगा, उसकी मदद करूँगा। सर, आप लोगों की दोस्ती के बारे में ज़रा बताइए, कैसी हुई, कब से हुई, अगर आपको ये सही समय लगे तो। 40-45 वर्ष पुरानी दोस्ती है, आज की नहीं है। जब वो फिल्मों की शुरुआत भी नहीं हुई थी उसकी, जब स्टूडेंट था, तब से हम एक दूसरे को जानते हैं, तब से हम एक दूसरे के दोस्त हैं। क्या आप साथ पढ़े हैं सर? ना, साथ नहीं पढ़े। बस एक ऐसा मौका था कि जहाँ हम दोनों की मुलाकात हुई और उसके बाद वो मुलाकात दोस्ती में बदल गई। उनसे सिनेमा पर, राजनीति पर डिस्कस होता रहा आपका अच्छा खासा? हाँ, खूब। हम बहुत इकट्ठे रहे, बहुत समय हमने इकट्ठा बिताया है। आज भी मौका मिलता है। फोन पे तो हमारी मान के चलो हर दूसरे तीसरे दिन बात होती है। वो एक परिवार का मेंबर है मेरा। ताऊ देवीलाल की जो सबसे प्रिय स्मृति आपके जहन में रही, वो अगर आप साझा करें तो सर? उनके अपने उस वक़्त के जो दोस्त मित्र, अलग अलग तरह के लोगों के साथ उनका रिश्ता था।
राजनीतिक रिश्ते भी उन्होंने जिनके साथ थे बहुत अच्छे रहे। उनके वैसे बहुत इस तरह के दोस्त थे जिन्होंने मरते दम तक दोस्ती निभाई उनके साथ। बहुत सारे लोग हैं ऐसे उनके जीवन के साथी जो हैं। आप एक राजनीतिक घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, तो अगर आपकी सियासत में रुचि नहीं होती तो फिर आप किस क्षेत्र में जाते? आपने कभी ऐसा चुना, कभी खाली बैठ के आपको ऐसा लगा कि रुचि वहाँ थी तो वहाँ अपना करियर बनाना चाहिए था? मैं कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म करके आकर के मैंने खेती शुरू करी थी। मेरा खेती में बहुत लगाव रहा है, आज भी है। ये कौन सा गांव आ गया? सियाना सियाना जी, छोटा सियाना। हमने भेवा से 6 किलोमीटर ही है जी। मैं भेवा तो मैं जाने जाना है। नहीं, यहाँ प्रोग्राम है क्या? नहीं नहीं नहीं, अच्छा। ये शॉर्टकट है अभी। हाँ, तो भेवा तो मार ली। खेती में रुचि थी मेरी। खेती में अब 3 साल में अब मैं खुद नहीं करवाता, उससे पहले तक मैं अपनी खेती खुद करवाता रहा हूँ। और खेती के अलहदा छोटा मोटा बिजनेस भी है, पर ज़्यादा इंटरेस्ट खेती में रहा है। तो राजनीति में आना ये रहा कि पारिवारिक मेरे जो है वो राजनीतिक परिवार रहा है, परिवार में सब राजनीति से ताल्लुक़ रहे, ऐसे आए? नहीं, राजनीति हालात से आता है। आदमी हर चीज़ हालात करवाते हैं आपसे। आदमी जो चाहे वो नहीं कर सकता, हालात के हिसाब से होता है सब कुछ। आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई सर? हिसार से। हिसार से ही हुई। पहले सोनीपत स्कूलिंग, कॉलेज हिसार से। अच्छा, उस समय आपने, जब आप युवा होंगे तो तब की राजनीति और अब जो राजनीति में हो रहा है, इसमें आप कितना अंतर देख पा रहे हैं? रात और दिन का अंतर है। हमने चौधरी देवीलाल के साथ राजनीति सीखी है। चौधरी देवीलाल के समय की जो राजनीति थी उसका एक महत्व था। उनके राजनेताओं की जो बातें थी लोग उस पर विश्वास करते थे। आज की जो राजनीति है वो झूठ की है। आज राजनेताओं पे लोगों को विश्वास नहीं है। आज ये मानते हैं कि ये बेईमान लोग हैं। बहुत फर्क पड़ गया। क्या जो आप पॉलिटिशियन जब आप नए नए बने तो अपने बारे में क्या आप लोग खबरें पढ़ते रहे हैं? आपको दिलचस्पी होती है कि मेरे बारे में क्या खबर चल रही है या दुनिया हमारे बारे में क्या सोच रही है? ये आप जानकारी रखते हैं, रुचि होती है आपकी? मैं सिर्फ काम में विश्वास रखता हूँ। मुझे कोई मेरी प्रेज मेरे सामने खड़ा होकर के करे तो मैं ये समझता हूँ कि कहीं कोई ना कोई अपना दाव लगाना चाहता है। मुझे चापलूस लोग पसंद नहीं। मुझे काम करने वाले लोग अच्छे लगते हैं। मैंने जब पहली दफ़ा मैं एमएलए बना तो मेरा काम बोलता था मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में। आज भी आप जाओ, इस कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं पहली बार एमएलए बना। लोग आज भी मुझे उतना ही प्यार करते हैं जितना उस वक्त करते थे। आज भी उसी तरह याद करते हैं। आज भी मेरी एक आवाज़ के ऊपर वहाँ हजारों लोग इकट्ठे होते हैं। अब सर, ताऊ देवीलाल के अलावा आपके कोई पसंदीदा नेता रहे हों? बहुत सारे लीडर हैं। मैंने बताया ना भी, उस वक्त जो लीडर्स थे उनमें क्वालिटी थी, लोगों में विश्वास था उनके प्रति। चंद्रशेखर जैसे थे, उनकी अपनी एक पहचान थी। अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो एक अपने आप में बहुत बड़े नेता थे। उनका नेताओं के प्रति मतलब लोग उनके जबान से निकली बात को ये मानते थे कि उन्होंने जो कहा है वो होगा। आज नहीं भरोसा किसी पे। सर, कास्ट पॉलिटिक्स को आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल ही नहीं। ये राजनीति में सबसे बड़ा जहर है। ये जहर नहीं है, ये आम लोगों का बहुत बड़ा नुकसान करते हैं जो कास्ट बेस्ड राजनीति करते हैं। हमने हमेशा 36 जात के लोगों की राजनीति करी है। हमने कभी
किसी एक कास्ट की नहीं। हाँ, अगर किसी कास्ट को कोई प्रताड़ित करे तो वो भी सहन नहीं है। अगर मान लो कोई, मैं जिस कास्ट से संबंध रखता हूँ और कोई मुझे टारगेट करे तो वो भी बर्दाश्त नहीं है। आप टारगेट करके किसी को बदनाम थोड़ा ही कर सकते हो। सर एक और सवाल है, ये है कि भले ही आपके परिवार अलग हो गए हों, मैं यहाँ पर बात करूँ दुष्यंत चौटाला की, दिग्विजय चौटाला की, रणजीत चौटाला साहब की या अजय चौटाला साहब की, उनका जो विरोध होता है फिलहाल तक, क्या वो आपको पर्सनली तौर पर खलता है या भावनात्मक तौर पर खलता है? चूँकि ये सवाल जो है दर्शकों की ओर से मुझे आया था कि ये ज़रूर पूछेगा उन्हें। चौधरी देवीलाल का कभी विरोध नहीं हुआ, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का कभी विरोध नहीं हुआ, मेरा कभी विरोध नहीं हुआ। अगर वो उनके दिखाए रास्ते पे चलते तो उनका विरोध भी नहीं होता। अगर कोई स्वार्थी हो जाएंगे, अगर लोगों की भावनाओं के मुताबिक नहीं चलेंगे तो उनका विरोध होगा। ये संभाविक है कि ऐसे लोगों का विरोध इसलिए हो रहा है कि इन्होंने चौधरी देवीलाल की नीतियों को बढ़ाने की बजाय चौधरी देवीलाल के नाम का दुरुपयोग किया। आज इसीलिए विरोध है। तो ओपी चौटाला साहब से फिलहाल की जो राजनीति है, अब उस पर बात होती है आपकी कि परिवार की राजनीति हो चाहे सूबे की राजनीति हो, इसी तरह से डिस्कशन आप करते हैं? आप बच्चे हैं इस लिहाज से, जैसे हम मानते हैं कि अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ, अगर मैं भावनात्मक तौर पर करूँ तो मैं एक बच्चे के नज़रिए से बात करती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी दिलचस्पी होती है हमारी जानने की, तो आप लोगों के बीच में संवाद किस तरह से होता है? हमारी पार्टी का कोई भी राजनीतिक फैसला जो होता है वो हमारी पार्टी के सुप्रीमो है, हम उनसे pहले डिस्कस करते हैं। जब तक उनसे सहमति नहीं मिलती तब तक हम उस चीज़ को आगे नहीं बढ़ाते। उन्हीं की वजह से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का संगठन इतना मजबूत है। उन्होंने बहुत काम किया इस पार्टी के लिए, इस पार्टी के संगठन को बढ़ाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो आज हर फैसला उनके साथ डिस्कस करके ही लिया जाता है। तो जब आप बचपन में रहे होंगे तो कोई ऐसा आपको डांटते थे, वो बतौर पिता वो कैसे थे और बतौर बेटे आप कैसे थे सर? अगर मैं कोई गलती करता था तो स्वाभाविक है कि जो बड़ा होगा उसको गुस्सा आएगा और आपको उनकी बात को समझना होगा। तो ऐसा नहीं रहा क्या अधिक लाड प्यार जैसा? सब चीजें अपनी जगह होती है, हर चीज समय के अनुसार है। आपको जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज है वो नुकसानदायक है। चाहे प्यार आपको जरूरत से ज्यादा मिले तो नुकसानदायक है, आपको नजरअंदाज कोई जरूरत से ज्यादा करे तो नुकसानदायक है। सर मैं देख रही हूँ कि आप अभी भी दौरे कर रहे हैं, तो तकरीबन हम ये माने कि इस चुनाव तक आपका इसी तरीके का ही शेड्यूल रहेगा, लोगों के बीच में जाने का, उनकी समस्याएं सुनने का? मेरा सुबह 6 बजे से 10 बजे रात को यही शेड्यूल है, यही रहेगा। ये चुनाव में नहीं, ये मेरा रूटीन है। मैं हर रोज चुनाव में ही हूँ। सर ये इस बातचीत का मेरा आखिरी सवाल है। अब कुरुक्षेत्र के अगर मैं देहात के लोगों की बात करूं, जैसा कि मैं आज भी देख रही हूं, पहले भी जिस तरह से मैं एक पूरा आकलन में यहाँ का करती रही हूं, तो तकरीबन हम ये माने कि उनका रुझान फ़िलहाल तक जो है किसानियत की ओर है। जिनमें किसान है, जीटी रोड बेल्ट में प्रोटेस्ट भी हुए यहाँ पर, चाहे सरसों की एमएसपी की बात हो या फिर दूसरे मुद्दे मसलों की बात हो, तो हम ये माने कि इनेलो उन वोटरों को अपनी ओर खींचने में कामयाब रहेगी? इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पे बहुत बड़ा लेवल है इस बात का कि हम सबसे बड़े किसान हितैषी हैं। चौधरी देवीलाल ने किसानों की लड़ाई लड़ी, जब सत्ता में थे तो हमने उनको बहुत सारी सुविधाएं प्रदान करी। विपक्ष में होते हैं, अगर कोई उनकी अनदेखी करता है तो उनके साथ
जब तक न्याय नहीं मिल जाए उनके साथ खड़े होकर के उनकी लड़ाई को लड़ते हैं। और खेती का संबंध केवल किसान का नहीं है, व्यापारी का भी है। आज बीजेपी की गलत नीतियों की वजह से मंडियों के ताले लग गए। आज अडानी और अंबानी की मंडियां बन गई। आज जो आम किसान की मंडी थी जिसमें आड़ती बैठता था वो खत्म हो गई। वो आड़ती जो है वो भी मुझे वोट देगा, मैंने उनकी लड़ाई भी लड़ी है। सर बहुत बहुत शुक्रिया इतना समय देने के लिए। तो ये आपने सुना अभय चौटाला साहब को। और भी बहुत सारे जो सवाल हैं वो आप हमें जब भी हम कोई इनेलो से जुड़ी कोई खबर करते हैं या हम चुनावी मुद्दे मसलों पर आप तक कोई खबर पहुंचाते हैं, आप लिखते हैं। तो इस बातचीत के नीचे भी अगर आप अभय चौटाला साहब से कोई सवाल पूछते हैं या पूछना चाह रहे हैं तो ज़रूर भेजिएगा हमें। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत को सुनने के लिए।